नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या खरीदें क्या बेचें के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के खास दिन जब हम 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं वो भी बेहद खास हैं। और वो खास मेहमान हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आपको, हमारे तमाम दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं सर। सर, आपको भी और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई, और साथ में आप दर्शकों को, सभी लोगों को। तो मार्केट की बातचीत करें तो उससे पहले ज़रा लोगों के मन में ये थोड़ा सा संदेह होगा, थोड़ी सी ये भावना आ रही होगी कि आज रवि जी कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि रवि जी ने तो कहा था कि मैं गुरुवार को आपके साथ जुड़ूंगा। तो मैं आपको जवाब दे दूं इस बात का कि गुरुवार को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बाजार बंद है और जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वो आज ही होने वाली है, बैंक निफ्टी के साथ ही। और रवि सर ने हमें वादा किया था कि हफ्ते में एक दिन देंगे और जो वीकली एक्सपायरी का दिन है उस दिन वो हमारे साथ शामिल होंगे। और वैसे भी आज तो बहुत खास दिन है, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसमें रवि सिंह जी हमारे साथ शामिल ना हो तो फिर दिन को चार चांद कैसे लगेंगे। तो सर, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद, जो आपने एक दिन पहले हमारे साथ इस हफ्ते में जुड़ने का जो हमारा आग्रह उसे स्वीकार किया है, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद सर। जी, फिलहाल तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में तिरंगे में हमारे 3 रंग हैं, लेकिन मार्केट में हमारे 4 रंग इस समय दिखाई दे रहे हैं। और इस समय दुविधा, उलझन, इन सबसे दूर होकर इंडिपेंडेंस डे मनाने का एक अलग ही मजा है। क्योंकि जब आपके पोर्टफोलियो में चमक बनी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर चमक नहीं हो तो हाँ। काफी हद तक जो है वो मन उदास रहता है। तो यहाँ पे मन उदास ना हो, प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, उसकी चर्चा आज के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इससे बेहतर और कौन बता सकता है सर कि प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है। मुझे याद है सर, पिछले हफ्ते जब आप हमारे साथ जुड़े थे वीकली एक्सपायरी के दिन, आपने जो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें किस तरह से मुनाफा होता हुआ दिखा था, कैसे लोगों के हर्षोल्लास के दिन इंडिपेंडेंस डे के पहले ही आते हुए दिखे थे, कैसे उन्होंने मुनाफा कमाया। उम्मीद करते हैं सर आज भी आप हमारे साथ कोई ऐसी ही स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। चलिए, बाजार की बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा कि बाजार में चौरंगा देखने को मिला है, 4 रंग देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 4 दिन की अगर हम बात करें, निफ्टी में अगर हम शुरुआत करें बाजार से, तो 3 दिन ऐसा है जब बाजार में हमने गिरावट ही देखी है, लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी है। तो बीते 4 दिन में बाजार में हमने देखा 3 दिन ऐसे ही हैं जब लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई। और मंगलवार को भी कारोबार के दूसरे हफ्ते में खास तौर पे हमने देखा, जो दूसरा हिस्सा है इनफैक्ट, उसमें जो कमजोरी है वो मार्केट में गहराती हुई नजर आई है और मार्केट्स में बड़े कट्स के साथ ही मंगलवार के सेशन में क्लोजिंग हुई। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 700 अंक और बैंक निफ्टी में 750 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग जो है वो बनती हुई दिखी। और इनफैक्ट ये जो क्लोजिंग हुई है, कल जो बाजार में गिरावट आई है उसमें डे लो के आसपास हमने देखा निफ्टी बंद हुआ, क्योंकि 24,116 के आसपास हमने लो बनाया था कल के सेशन में और उससे कोई बहुत ऊपर हम जाकर बंद नहीं हुए। तो डे लो के आसपास हमने देखा निफ्टी में क्लोजिंग होती हुई दिखी। सेंसेक्स की भी जहां तक बात है तो 2 कारोबारी सत्रों के बाद फिर से सेंसेक्स में हमने 79,000 के नीचे की जो क्लोजिंग है वो आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी की भी बात कर लें, जिन लेवल्स पे क्लोजिंग हुई है दिन के दौरान हमने देखा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब हरे निशान में बैंक निफ्टी लौटता हुआ नजर आया हो। निफ्टी और सेंसेक्स ने एक बार कोशिश करी थी, हरे निशान में आए भी थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में तो वो कोशिश भी नहीं होती हुई दिखी। पूरा दिन हमने लाल निशान के साथ ही बिताया है। तो सर, आज इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, उसके साथ साथ वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी की भी। तो ये जो वीकली एक्सपायरी के दिन, क्या निफ्टी को ये जो गिरावट हो रही है उससे आज़ादी मिल पाएगी आज सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन है। देखिए, जब ट्रैफिक, आप गूगल मैप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, जब ट्रैफिक होता है तो डार्क रेड दिखाई देता है, और जब ट्रैफिक कमजोर हो जाता है तो वो ऑरेंज हो जाता है। तो तिरंगे का ऑरेंज रंग तो हावी रहेगा, ग्रीन कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। अब आप चूंकि स्ट्रैटेजी की जब बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी देखने की कोशिश कर रहा था कि आज ऐसा क्या किया जाए जिससे कि भले लाल रंग हावी हो, लेकिन आपके लाल रंग के साथ आपका हरा रंग चढ़ता हुआ नजर आए। तो उसके लिए यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस समय जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई उसके लेवल्स को थोड़ा देखें पहले। निफ्टी की क्लोजिंग है और यहां पर 24,140 की। तो एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर दो कॉल और पुट लगाएं। पहला लगाएं 24,000 का, दूसरा लगाएं 24,300 का पुट। 24,000 का कॉल और 24,300 का पुट, दोनों के जो क्लोजिंग प्राइस आए थे वो आए थे 180 182 के पास। नोट कर लीजिए, जैसे ही ये 195 के ऊपर निकले, जो भी पहले निकले, अगर कॉल पहले निकल जाए तो कॉल की साइड दौड़ लगाएंगे,
पुट पहले निकलता है तो पुट की साइड दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाकर कहां तक जाएंगे, 225 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का। तो 15 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको मिल सकते हैं यहां पर 30 से 35 रुपए मिल जाता है। थैंक यू करिए, ग्रीन कलर आपको यहां पर अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो पहली स्ट्रैटेजी है जो कि डायरेक्शन वाली होगी। गैप ओपनिंग के साथ अगर निफ्टी नीचे खुलती है तो पुट बाय कर, नीचे खुलती है तो पुट बाय करना है, और अब खुलता है तो कॉल के साइड पे चलना, और प्रीमियम जो बताएं उनका ध्यान रखें। दूसरा, आपने कहा हीरो जीरो, आज हीरो जीरो के साथ में एक थीटा डीके का ब्रेकआउट का भी एक स्ट्रैटेजी लेते हैं जिसे आपने सुना होगा। तो हीरो जीरो में करना क्या है, 23,950 वाली पुट को जरा देख लीजिए जो कि 24 रुपए पे है। दिन में इंतजार कर लीजिएगा, 10 रुपए के पास आएगी तो बाय करेंगे, 17 रुपए के पास आएगी तो नमस्ते कर लेंगे और अपना 7-8 रुपए का प्रॉफिट यहां पर निकाल लेंगे। नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कॉल साइड आ जाते हैं। कॉल साइड पे 23,200 की कॉल को ध्यान रखिए। ये जैसे ही 8 रुपए से 10 रुपए के बीच ट्रेड होता है, 5-10 मिनट का रिस्क हो वहां पर लेना है। लेकिन ये सारे ट्रेड कंडीशनल हैं। कंडीशनल का मतलब है 2 बजे से पहले आता है तो लेना है, नहीं आता है तो मार्केट में कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं थीटा डीके स्ट्रैटेजी पे। थीटा डीके पे अगर मैं जाता हूं तो आपको कौन सा एट द मनी दिखाई दे रहा है, 24,150। दोनों का प्रीमियम टोटल कितना है, 140 रुपए। तो जो मॉर्निंग में ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, जैसे ही गैप खुलता है 10:15 बज जाता है और 130-40 रहता है, तो सेल साइड से अगर आप एक्टिव होना चाहें तो आप सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक सेल साइड से एक्टिव हो जाइएगा। और इसके 140 का जो टोटल प्रीमियम आ रहा है 144 रुपए का, ये घट कर आ जाएगा 120 रुपए। यानी कि कितना मिलेगा आपको यहां पर, 24-25 रुपए आपको आराम से मिल सकते हैं सेल साइड से। रिस्क थोड़ा जरूर होगा सेल साइड से, लेकिन ये ट्रेडर स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल ध्यान रख के ट्रेड करिएगा। अब आ जाते हैं दूसरी साइड से। जब ये पूरा प्रीमियम गल जाएगा, यानी कि 1:30 बजेगा, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, अब आपको इन्हीं दोनों स्ट्राइक को ध्यान रखिए, 24,150 की कॉल और 24,150 की पुट। उस टाइम पर अगर ये 50 रुपए के पास ट्रेड हो रही है तो फिर करना है बाय। अपसाइड टारगेट वापस 80 रुपए का, स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का लगाइएगा। ये आपके ट्रेड है, इनको फिर से समझिएगा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा, 4 बार सुनिए, टाइम बहुत है मार्केट ओपन होने में। तब तक स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए। आपको मार्केट में ऑरेंज कलर से व्हाइट कलर और व्हाइट कलर से ग्रीन कलर तक लाने के पीछे यही एक रीजन स्ट्रैटेजी का हो सकता है। सर एक ही चीज़ मैं नोट करना थोड़ा सा इसमें रह गया, जो आपने थीटा डिके स्ट्रैटेजी बताई है, जो एट द मनी 24,150 की कॉल और पुट की आपने बात करी, जो 10 से 11:30 के बीच में आपने बताया है, वो 120 रुपये का प्रीमियम आपने बताया जब आ जाएगा तब इन दोनों को खरीदना है, राइट? नहीं, इन दोनों को करंट लेवल पर, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं इस पे लगभग 8 19 16 160 और 165 के पास चल रही है। तो टोटल आज अभी के हिसाब से देखेंगे तो 24,150 का कॉल चल रहा है 85 रुपए, और 24,150 का पुट भी चल रहा है लगभग 85 रुपए। तो दोनों को अगर आप जोड़ दें तो 170 रुपए है। इसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो दोनों को सेल कर लीजिए, लेकिन 120 का टारगेट आता है तो दोनों में प्रॉफिट बुक करके बाय बाय कर लीजिए। इन दोनों केस में स्टॉप लॉस लगाइए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का। पहला ट्रेड क्लोज हो गया आपका सुबह 10:30 बजे, 10 बजे से लीजिए 12 बजे तक क्लोज हो जाएगा। 12 बजे के बाद 1 बजे तक मार्केट में फिर से वेट करना और इसी प्रीमियम का ध्यान रखिए। और जैसे ही ये प्रीमियम, अब उस समय जब आप शाम को देखेंगे तो ये प्रीमियम 55 रुपए के आसपास होगा, जो भी एट द मनी का प्रीमियम हो। सपोज करिए 24,150 ही रहता है तो 150 का प्रीमियम लीजिएगा, 24,100 रहता है तो 100 का प्रीमियम लीजिएगा। जो भी प्रीमियम है टोटल का डिफरेंस होना चाहिए 40 से 50 रुपए के बीच में, उसको करना है बाय। 2:30 बजे तक ट्रेड में प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी एग्जिट करना है, प्रॉफिट आ गया तो भी एग्जिट कर लेना है। यही आपको रॉकेट साइंस यहां पर सिंपल सी मैंने करके बता दी, जिससे कि आपको सिंपली आपको प्रॉफिट निकल सके। जी चलिए तो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी सबसे पहले बताई गई वो है 24,000 का कॉल
और 24,300 का पुट। 24,000 का जो कॉल है वो 180 के आसपास है, 24,300 का जो पुट है वो 182 के आसपास है। इन दोनों में से कोई भी जो पहले 195 रुपये का लेवल पार कर ले उसमें आपको चढ़ जाना है, उसको खरीद लेना है। टारगेट यहाँ पे 225 रुपये का है। स्टॉप लॉस आपको 15 रुपये नीचे का रखना है। 30 से 35 रुपये मिलते हैं आपको, इस ट्रेड से आपको टाटा बाय बाय कर देना है, वहाँ से निकल जाना है। जो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी बताई गई है उसमें आप देखिए 23,950 का जो पुट 24 रुपये के आसपास है उसको नीचे आने दीजिए। 10 रुपये के आसपास अगर आप खरीदते हैं, आपका टारगेट होगा 17 रुपये का, 18 रुपये का, 7 से 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बन जाए तो आप यहाँ से निकल जाइए। इसी तरह से 23,200 का जो कॉल है वो आपको 8 से 10 रुपये के बीच में चल रहा है, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी। सर आपने टारगेट नहीं बताया था, अगर आप टारगेट मुझे एक बार रिपीट कर दें। देखिए, जब भी हम हीरो जीरो करते हैं तो हीरो जीरो का टारगेट सीधा डबल होता है, और जीरो का मतलब होता है कि प्रीमियम गलता है और आप एग्जिट कर जाते हैं। तो 20 रुपये का टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं कि 8 से 10 रुपये के बीच में लेना है। और स्टॉप बिल्कुल। लॉस, हाँ स्टॉप जी लॉस यहाँ पे बिल्कुल। आप जीरो मान लीजिए कि पूरा जो प्रीमियम है वो वैनिश होता हुआ दिखेगा। थीटा डिके स्ट्रैटेजी की तो बातचीत है, वो तो सर ने हमें बताई दी है कि उसमें किस तरह से आपको जो 24,150 का कॉल और पुट है उसको 10 से 11:30 के बीच में कैसे ट्रेड करना है। एक बार वहाँ पे 12 बजे के आसपास निकल जाना है, और बाद में जब प्रीमियम नीचे आ जाएगा 2-2:30 बजे के आसपास, फिर आपको कैसे वहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करना है। 50-55 रुपये के आसपास प्रीमियम आ जाएगा तो 80 रुपये के टारगेट के लिए फिर से आपको वहाँ पे खरीदारी करनी है, लेकिन 2-2:30 बजे के आसपास आपको अपने पूरे जो ट्रेड्स हैं उनको वाइंड अप कर देना है। तो ये हुई आज की स्ट्रैटेजी, जिसमें बाजार में भले ही हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से 3 दिन ऐसा है जब बाजार गिरकर बंद हुए हैं, लेकिन आपको ऑरेंज से लेकर वाइट और ग्रीन तक की जो जर्नी है, यानी कि प्रॉफिट की जो जर्नी है निफ्टी में कैसे हो सकती है ऑप्शंस के जरिए, वो आपको रवि सर ने बता दी। ये सबसे बड़ी खूबी है सर, जिस दिन भी आप जुड़ते हैं, ज़्यादातर जब आप एक्सपायरी होती है तभी जुड़ते हैं, और जो स्ट्रैटेजी आप बताते हैं उसमें पिछली बार भी ज़बरदस्त एक्शन बना था। उम्मीद है आज भी यहाँ पे तगड़ा मुनाफा होता हुआ नज़र आ भी सकता है। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो कल का दिन मार्केट्स के लिए काफ़ी खराब था। अगर आप IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स हमने देखा लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए दिखे थे। सारे ही सेक्टर पिटते हुए दिखे, जिसमें फाइनेंशियल एक ऐसा नाम है जिसमें निफ्टी फाइनेंस आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पिटता हुआ नजर आया था। उसके अलावा बैंकिंग, चाहे आप PSU देखिए, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स देखिए, मेटल को देखिए, तेल गैस इंडेक्स को देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। BPCL निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर था। HDFC बैंक निफ्टी को नीचे लाने वाला सबसे बड़ा प्लेयर था, और श्रीराम फाइनेंस ये भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था गिरने वालों में। टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। सर कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आपकी राय लेना चाहूंगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल की तेजी नहीं है, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि डिसाइसिव अपमूव इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। क्या वजह है सर? कुछ कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से इनमें खरीदारी हो रही है? कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो सर? देखिए, आपकी खास बात क्या है कि मैं सुनने में इतना मग्न हो जाता हूं कि मैं संदीप जी खुद भी भूल जाता हूं कि मुझे अभी बोलना क्या है। और मैं आप जब बता रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुनकर कि इतनी साफ और क्लियर जो है वो आप इंडिकेशन में बात करते हैं, तो मुझे भी जरूरी होता है कि उसी तरीके से मैं भी उसको कंसिडर करूं। देखिए, एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक की आपने बात करी, स्टॉक में देखिए इस समय ना ट्रेड का टाइम नहीं है, आपको वेट एंड वॉच का टाइम है पहला। दूसरा, ट्रेड का टाइम आपका तब आएगा जब आप मार्केट को थोड़ा सा रिवर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिवर्सल देखने को मिलेगा, और वो अभी 2 हफ्ते तक नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूव रहेगा, और बाकी सब में थोड़ी बहुत गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, डिप आते हुए नजर आएंगे। तो जल्दबाजी एवरेज करने की भी मत करिए, और बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्टॉक की बात करी, देखिए इसमें मैं एक 4 चांद और लगा दूं कि आप फार्मा सेक्टर को भी यहां पर थोड़ा सा कंसिडर करके रहे। जब स्टॉक में बहुत जो है वो गिरावट के संकेत बन रहे हैं, तो जनरली FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा सेक्टर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है पैटर्न, और वही पैटर्न यहां पर चल रहा है क्योंकि रिस्क लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरफ जाते हैं तो देखिए दिग्गज स्टॉक पे रहिए, HUL पे देखते हैं, ITC पे देखते हैं, या फिर डाबर को देखते हैं, ये थोड़े से सपोर्टिव स्टॉक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि क्या पोजीशन पूरी चेंज कर लेनी चाहिए, तो नहीं। लेकिन हाँ, फ्रेश जो एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए जरूर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल पे मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, डायरेक्शन को बहुत ज्यादा अग्रेसिव आने दें, तो पोजीशन लेना ज्यादा समझदारी होगी।
चलिए ठीक है, मार्केट पे थोड़ा सा रिवर्सल आने दीजिए, सेटल होने दीजिए, कोई रिकवरी आती है फिर आप यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल में खरीदारी कर सकते हैं। अमूमन हम देखते हैं जब भी मार्केट में रिस्क बढ़ता है या गिरावट होती है, डिफेंसिव जैसे सर ने बताया भी, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए, आईटी भी उसमें जोड़ सकते हैं आप। इनमें हम देखते हैं कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नज़र आता भी है। इसके अलावा सर हमने देखा बैंकिंग एक डिसाइसिव लूजर था कल के सेशन में, बावजूद इसके कि परसों शाम को जो महंगाई के नंबर्स आए थे, 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ आरबीआई का जो 4% का टारगेट है उसके नीचे सीपीआई महंगाई फिसलती हुई नजर आई, 3.52% का नंबर आता है वो देखा। तो महंगाई घटने के बावजूद सर बैंकों की इतनी पिटाई थोड़ी सी आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रही? देखिए, आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ ज्यादा देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है तो आपको इंडिविजुअल उनके घोड़े भी देखने पड़ेंगे, और उस समय अगर आते हैं तो आपको आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी कहीं से भी अग्रेस ना तो बाइंग मोमेंटम में आपको नजर आ रहे हैं, और ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। सेलिंग जोन की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स की बात करें या फंडामेंटल फैक्टर की बात करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी और बढ़ेगी, बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती। अब दिग्गज कौन टूटेंगे? सबसे पहले एचडीएफसी टूटेगा, दूसरा जो टूटेगा वो कोटक होगा, तीसरा जो टूटेगा वो एक्सिस होगा, चौथा जो टूटेगा वो आईसीआईसी बैंक होगा। इसी सीरीज में थोड़े से 2-2.5% की गिरावट यहां पर और बढ़ सकती है। अब आ जाते हैं कि दूसरे स्टॉक्स जो पीएसयूज है उनमें क्या हो रहा है। उनमें तो ऑलरेडी आपको गिरावट दिख चुकी है, तो थोड़ा सा और 1-1.5% की गिरावट के बाद स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। एसबीआई, अगर आपको याद हो तो हमारी जब आपकी पिछले प्रोग्राम में चर्चा हुई थी तब भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा रुके, 780 770 के आसपास आने के बाद शायद थोड़ा अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो थोड़ा इसीलिए मैं आपको यहां पर अभी कह रहा हूं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, अग्रेसिव रूप से मार्केट में ना कूदें, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से टर्न अराउंड स्टोरी होती हुई नजर आएगी वो मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है। सर 2 से 2.5% बैंक निफ्टी में कह रहे हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और मैं बैंक तो डर निफ्टी गया में भी था उसका सर। impact होगा, 2% के आसपास का बैंक निफ्टी में भी असर आएगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, यानी कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत निकलती हुई नजर आएगी। मैं तो घबरा गया था सर, आप कह रहे हैं कि 2 से 2.5% बैंक निफ्टी भी यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर तो मतलब 50,000 के नीचे तो हम ऑलरेडी बंद हो ही रहे हैं, तो और भी ज़्यादा गिरावट अगर यहाँ पे होती हुई दिखेगी तो फिर हम कहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी जो एडवांस डिक्लाइन है सर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खराब होता हुआ दिखा, 1:3 का रेशो था। आप देखिए एनएसई पर केवल 644 शेयर ऐसे थे जो कि कल बढ़त के साथ बंद हुए हैं, और 1874 शेयर ऐसे हैं जिनमें गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट 1:3 का आप कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशो था। मंदड़िए हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा सर की बातचीत से भी नजर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 450 अंक लुढ़क गया, 625 अंकों की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने देखी, और इनफैक्ट अगर आप हाई से देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर के बंद हुआ, 967 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और मिड कैप इंडेक्स की भी अगर आप बात करेंगे तो हाई से करीब करीब 750 अंकों की जो गिरावट है वो हमने मिड कैप इंडेक्स में भी हायर लेवल से आती हुई देखी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, अब उनकी पिटाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल के सेशन में अगर हम कुछ आउट परफॉर्मर्स की बात करें जो कि मार्केट को बीट करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें त्रिवेणी ट्रिबाइन था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक था, गोल्ड आईएम था, डायनाकॉन सिस्टम्स था। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कल के सेशन में मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे और बाजार का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे आउट परफॉर्मर्स में आपकी क्या राय होगी, जो आपको कोई ऐसा स्टॉक पसंद हो सर? देखिए, एक चीज मैं कह सकता हूं यहाँ पर संदीप जी, की जो चल रहा है वही इस समय यहाँ पर चल रहा है। जो गिर रहे हैं वो फिर बहुत तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और जिन स्टॉक्स की आप चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स में देखिए कहीं ना कहीं से थोड़ा सा न्यूज का इम्पैक्ट है, थोड़े फंडामेंटल फैक्टर नजर आ रहे हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं सरप्राइज इस चीज से हूँ कि इस समय जो पावर के सेक्टर में खास तौर से विंड एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो भी थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम गेन किया है उस गेन में अभी 2-2.5% की रैली और यहां पर देखने को मिल सकती। तो अगर है तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, स्टॉक और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जल्दी प्रॉफिट बुक करने की भी ना करें, क्योंकि एक तरफ आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो पेन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं उनको तुरंत बुक करने की जल्दी ना करें, उनको और बढ़ने दें। ओके, तो जिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन बन रहा है
वो 2.5-3% और जहाँ पे चलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुनाफा वसूली की भी जल्दी ना करें, जो स्टॉक मोमेंटम में है वो मोमेंटम और भी आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। तो 2-3% के आसपास की और रैली बची हुई है, उसको भी आप एंजॉय करें, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुनाफा वसूली करने की। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स की बातचीत करते हैं जिनमें आज अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उनकी बातचीत कर रहे हैं। सर, आपने हेल्थ केयर फार्मा की बात करी। मार्केट में आप कह रहे हैं कि जब जब गिरावट होती है, थोड़ा सा मायूस होता है बाजार या फिर गिरावट का माहौल बनता है या गिरता है, तो डिफेंसिव्स ही काम आते हैं। और हेल्थ केयर फार्मा में कल हमारे साथ जो एनालिस्ट जुड़े थे उनसे भी मैं बातचीत कर रहा था। कुछ छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। कुछ दिग्गजों की भी बात मैं करूंगा, लेकिन स्ट्राइड्स फार्मा हुआ, अजंता फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर स्पेस से दिग्गजों में औरोबिंदो फार्मा, एकम्स ड्रग्स जिसकी हाल में लिस्टिंग हुई है वो भी कल भी काफ़ी मजबूत बंद होता हुआ नजर आया। थायरो केयर भी आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे पहले एसएमएस लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे थे। तो मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं सर, भले ही बाजार कमज़ोर है, ओवरऑल इनके जो इंडेक्स हैं वो गिर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं सर, छोटे मोजोले स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रही हैं। आपकी नज़र इन पे गई हो तो आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, अगर पूरे फार्मा सेक्टर से अगर देखते हैं तो बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, इस समय फोर्टिस जो है वो काफी अच्छे अग्रेसिव ट्रेंड में है। 517 रुपए चल रहा है, 550 रुपए का लक्ष्य आ सकता है। और वो फार्मा तो ऑलरेडी 1650 के लिए फाइट कर रहा है, जल्दी 1650 के लेवल देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ में बाकी जो स्टॉक्स देखते हैं वो सब 3000 6000 के स्टॉक्स हैं, इसलिए थोड़े से मुझे कंफर्टेबल जोन में नहीं दिखाई देते क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सबकी पॉकेट इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन छोटे में अगर आते हैं तो मुझे एक यहाँ पर मार्क्सन फार्मा जो कि 188 रुपए चल रहा है, 4% डाउन था, अच्छा लग रहा है। अगर 175 और 180 के बीच में मिलेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस से एड ऑन करने के लिए देखूंगा। दूसरी तरफ है लॉरस लैब, मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, 415 418 के आसपास, जो कि इन लेवल से एक अट्रैक्शन वापस से गेन करता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं किन से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि फार्मा में सब बाय करना है। पहला स्टॉक जिसे आप इंडिपेंडेंट डे पे छोड़िए और अगले इंडिपेंडेंट डे तक भी इंतजार करेंगे तो यही रहेगा, वो है बायोकॉन। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टॉक फंडामेंटल नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक है डिविज लैब, थोड़ा अग्रेसिव हो चुका है, बहुत ज्यादा कुछ अप ट्रेंड नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, दूर रखिए। मैक्स हेल्थ केयर भी यहाँ पर अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। तो ये तीन स्टॉक दूरी भी बनाइए, ऐसा नहीं है कि सब जानिए कि कौन बढ़ेगा, ये भी तो जानिए कि कौन यहाँ पर आपको बाय करने पे फंसा सकता है। चलिए, तो बाय नहीं करना है बायोकॉन, इससे अपने पोर्टफोलियो को आज़ादी दिलवा दीजिए, इसको निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो से अगर आपके पास है, या फिर अगर आपने सोच रखा कि खरीदने के बारे में, क्योंकि बायोकॉन चला नहीं है बहुत टाइम से। डिविस लैब एक और ऐसा काउंटर है, मैक्स हेल्थ केयर को भी आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए, इसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। कुछ खरीदना है तो लॉरस लैब्स है, 415-18 के बीच में मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। और मार्क्सन्स फार्मा है, छोटा टिकट साइज़ है, 175-80 के बीच में अगर मिलता है तो यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और औरोबिंदो फार्मा, फोर्टिस के तो टारगेट भी आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। ये तो बात हुई फार्मा सेक्टर की। इसके अलावा सर, आप त्रिवेणी टर्बाइन की जब बात हो रही थी तो आप कह भी रहे थे कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट है। अब सरकार डीजल में भी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी यहाँ पे बातचीत करने लगी, उसकी योजना तैयार होने लगी है। तो क्या इससे शुगर शेयरों में कुछ फ़ायदा आप आते हुए देखते हैं? क्योंकि कल भी हमने देखा कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे भी, उसमें प्राज सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, ये पूरे सेक्टर को लीड कर भी रहा था। शुगर शेयरों में देखें तो बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका, इनमें बजाज हिंदुस्तान भी आप चाहें तो जोड़ लीजिए, काफ़ी दमदार एक्शन बन रहा था। तो क्या चीनी शेयरों में एक नई तेज़ी की शुरुआत हम मान के चल सकते हैं सर? देखिए, दो सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें कि मैं आपसे अगर डिस्कस करूं, एक है टेक्सटाइल और एक है शुगर। पता नहीं क्यों ये बहुत लंबा कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। न्यूज मोमेंटम को पकड़िए, स्टॉक को निकल जाइए। बजाज हिंदुस्तान जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आपके चैनल पे जब जो और पुराने शोज है उनमें हम लोगों ने इसको 30-32 रुपए पे रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन आज भी कॉन्फिडेंस उतना गेन नहीं हो पाता। दूसरी तरफ आपने शुगर के स्टॉक की चर्चा करी है, तो देखिए इस समय बजाज हिंद, डालमिया शुगर और द्वारिकेश, ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अग्रेसिव अपट्रेंड दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं से इनमें एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन बलरामपुर चीनी सबसे ज्यादा लोगों को पता है, शायद ज्यादा लोग उसको देख पाते हैं। उसके टारगेट की भी बता देता हूं, उसके टारगेट आएंगे 535 रुपए तक, यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा लोग इस समय अट्रैक्ट हो रहे हैं वो रेणुका शुगर की तरफ हो रहे हैं। 47 रुपए देखकर अट्रैक्ट मत होइए, 50 के ऊपर होगा नहीं और वापस से 42 रुपए के चाल पे आ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी दूरी बना लीजिए। और दूसरा जो और स्टॉक्स अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर उत्तम शुगर है जो कि 325-26 चल रहा है, धीरे धीरे करके ये यहाँ पहुंच चुका, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन अभी 345 रुपए तक जा सकता है।
तो आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो इन स्टॉक्स पर बने रहिए, और जिन स्टॉक्स को कहा है उन स्टॉक से थोड़ी दूरी भी बनाइए। ओके, तो बजाज हिंदुस्तान शुगर, दालमिया शुगर, द्वारिकेश ये एग्रेसिव अप ट्रेंड में है। बलरामपुर चीनी का टारगेट भी 535 का निकल के आ रहा है, लेकिन रेणुका शुगर से आप दूरी बना के रखिए, 50 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं। किसी में अगर आपको खरीदारी करनी है तो वो उत्तम शुगर हो सकता है, और यहाँ पे 345 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो बातचीत है उसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सर, आप जुड़ते हैं तो आपसे ऑटो सेक्टर की बात ना हो, ऑटो एंसिलरी की बात ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। पिछली बार भी मुझे याद है आपने ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज कुछ और भी स्टॉक थे, आपने कहा था ऑटो में नहीं बल्कि ऑटो एंसिलरी शेयरों में रहने का फ़ायदा है। कल भी देखिए तो जेबीएम ऑटो, राणे मद्रास हुआ, दिग्गजों में टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर कमज़ोर बाजार में भी कल के सेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आपने तो कहा भी था सर कि ऑटो एंसिलरी शेयरों में ही रहना है, तो जो चुनिंदा ऑटो शेयर चल रहे हैं क्या उन्हीं के साथ रहें या कुछ और भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप तो ऑटो एंसिलरी को काफ़ी कीनली वॉच करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और अब वापस से मैं जो चढ़ाई करने वाला हूं वो है यहाँ पर टायर के स्टॉक्स, लेकिन थोड़ा सा क्रूड ऑयल का वेट कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटल डाउन होता जाता है तो वापस से आपको जेके टायर, एमआरएफ ये अट्रैक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के शो पे ये वो दावेदार नहीं है, लेकिन हाँ, इन पे नजर बनाकर रखिए। वापस से इन पे चढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी मेरा स्टांस यही है कि दिग्गज से टाटा मोटर है, मारुति है, इन सबसे थोड़ी सा भी दूरी बनाकर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको सेल कर दीजिए, लेकिन खरीदारी करने से बचिए और ऑटो एक्सिलरी में रहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगी। ओके, तो ऑटो एंसिलरी में रहिए और दिग्गज जो हैं उनमें खरीदारी मत कीजिए। ऑटो सेक्टर की जहाँ तक बात है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑटो एंसिलरी में रहें तो ज़्यादा फ़ायदा है जहाँ तक ऑटो सेक्टर की बात है। सर, प्राइमरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि आप हफ्ते में एक ही बार जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं ये मौका लेकर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो दो लिस्टिंग कल हुई बेहद शानदार लिस्टिंग थी दोनों ही, चाहे फर्स्ट क्राई की बात कीजिए या फिर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की बात करें, और उसमें ओला इलेक्ट्रिक को भी जोड़ लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक 2-20% के सर्किट लगे। कल भी हमने देखा कुछ अपमूव आता हुआ देखा था, हालांकि हायर लेवल से जरूर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी भी है। कल फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया स्टॉक, लेकिन 120 रुपये 98 पैसे के खुलने के बाद 129 रुपये 40 पैसे तक भी स्टॉक चला गया था, और इसका जो इशू प्राइस था वो तो हम जानते हैं 70 रुपये की रेंज में था। तो वहाँ से 130 रुपये तक की जो चाल ओला इलेक्ट्रिक में आ चुकी है, और कल का जो मूव हमने दोनों लिस्टिंग में देखा है, क्या राय होगी सर इन तीनों स्टॉक्स में? देखिए, फिलहाल तो मैं तीनों ही स्टॉक्स पे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार को अब आपको प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए ओला इलेक्ट्रिक में फिलहाल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। इंतजार करिए, 108 है, 129 का हाई बनाया है। आप सेल साइड से भी फ्रीज लगते हुए नजर आएंगे। वापस से 80 रुपए के पास स्टॉक आएगा, उन लेवल्स पर आएगा तो मनी 9 को तो आप भूलते नहीं है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। वापस से चर्चा करेंगे। दूसरे स्टॉक्स में बात कर ले तो फर्स्ट प्राइम में आपको कहा गया था कि थोड़ा सा लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे, तो 40% यहाँ पर मुनाफा बुक कर लीजिए, यानी कि अपना जो कैपिटल डाला है उसको बाहर निकाल लीजिए। शेयर फ्री हो गए, अब आप उनको चलने दीजिए। जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनको अगर देखते हैं तो 2-3 दिन तक आप वॉच करिए। अगर क्लोजिंग प्राइस सस्टेनेबल होता है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो चार्ट इसका कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप यहां पर अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को बुक करना मत भूलिए, मौका नहीं देगा कुछ दिन बाद। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक में ज़रूर आप निकल जाइए, क्योंकि 129 रुपये के आसपास का जो हाई बना है उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने कल के सेशन में देखी भी है, और आपको भी कर लेनी चाहिए। 80 रुपये के आसपास दोबारा मिलता है तो आप यहाँ पे दोबारा खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तिमाही नतीजों का लास्ट लेग है सर, 15 अगस्त को नतीजों से भी हमें आज़ादी मिल जाती है पूरी तरह से। जो तिमाही नतीजे आते हैं उसमें सर 2-3 स्टॉक आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स है। उसमें वोडाफोन आइडिया एक नाम है। तीसरी तिमाही लगातार हमने देखी रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन हुआ, इनका घाटा जरूर कम होकर आया, उससे थोड़ा सा उत्साह जरूर आया, लेकिन तीसरी तिमाही लगातार रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन हुआ, उससे स्टॉक आप देखिए 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। फैक्ट है नंबर हमने देखे आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ पे कुछ गाइडेंस के साथ मैनेजमेंट की ओर से कुछ टिंकरिंग हो सकती है, उसका इंपैक्ट हमने बड़े तौर पे देखा। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर अच्छे थे, आईआरसीटीसी के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन हायर लेवल से स्टॉक में हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी। और नायका के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे। ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और नायका कल जरूर 3.5% नीचे बंद हुआ, लेकिन 2.5 गुना के आसपास इनका जो मुनाफा है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। नतीजों के दम पर सर आपकी राय इनमें से किसी भी स्टॉक पर? देखिए, सबसे पहले आपके वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया जब तक 15 रुपए के ऊपर है तब तक अभी कंफर्टेबल जोन में है। नीचे गिरेगा तो 13 रुपए आ जाएगा, लेकिन मैं आपको चाहे कितना भी समझाऊं आप निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसको अगर याद हो
तो 17 रुपए 50 पैसे मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अब दिन पूरे हो गए इसके। लेकिन सबको अपनी अपनी खबर होती है, अपनी न्यूज होती है, उस पर चलता है स्टॉक। तो फिलहाल 15 रुपए के नीचे अगर जाता है तो एक बार को रिस्क बढ़ेगा, और वहां से आपको 13 रुपए के लेवल दिखाई देंगे, तो उन लेवल्स पर एक बार एग्जिट करिएगा। दूसरा, आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, देखिए रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन गाइडेंस का प्रॉब्लम दिखाई दिया, इसीलिए स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अभी और गिरावट आएगी, 580 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है, तो खरीदारी मत करिएगा, एवरेज भी मत करिएगा, थोड़ा रुकिएगा, एवरेज करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, लेकिन 580 के पास अगर आपके पास है तो एक बार को एग्जिट होना बनता है। तीसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं तो देखिए इस समय आ, इस स्टॉक पे तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय वो मोमेंटम नहीं है जिसमें कि आप स्टॉक्स के रिजल्ट के दम पर आप कुछ खरीदारी करें, क्योंकि ये फंसाने वाले स्टॉक्स हैं, और अभी फिलहाल मार्केट के मूड को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इनमें दूरी बनाकर रखिए। केवल सर नायका की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आते हुए दिखे हैं। नायका अगर आप चार्ट्स पे देख कर भी कोई राय दे सकें, अगर नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आए हैं। देखिए चार्ट पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ही चीज कह सकता हूं कि नायका से बस दूरी बनाकर रखिए। 3 4 स्टॉक्स है जिन्हें मैंने लिस्ट ले रखी है, इनमें रिजल्ट आता है, उछलते हैं उछलने, लेकिन इनकी खास बात क्या है आपको मैं बताऊं कि इस बार रिजल्ट सीजन में आपके चैनल पे ये खुलासा करता हूं कि इस बार रिजल्ट जिनके अच्छे आने वाले थे उन स्टॉक्स को तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। नायका जो स्टॉक ने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अपनी प्रॉफिट की लिमिट से कहीं ज्यादा उस स्टॉक में रैली देखने को मिली, इसलिए गिरावट बढ़ेगी। 170 रुपए के लेवल आप वापस देखते हुए नजर आओगे, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, तो देखिएगा, हम चर्चा जरूर करेंगे 170 और 75 के लेवल पर। तो बेटर है कि आप एग्जिट अभी हो जाओ, क्योंकि और गिरावट बढ़ने वाली है, और फिर पूरे 6 महीने तक आपको चाल 160 170 के बीच में ही दिखाई देगी, हो सकता है और गिरावट दिखाई दे। फिलहाल बहुत स्ट्रांग कमेंट्री नहीं आने के चांसेस है, रिजल्ट भले पॉजिटिव हो। नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं इसके नायका के, लेकिन उसके बावजूद शेयर पहले से ही बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसलिए 170 तक गिर सकता है। जिनके पास है कोई भी उछाल मिलता है तो निकलने की कोशिश करें। रवि जी कह रहे हैं मैं अभी भी मौजूद हैं, अगले हफ्ते फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर से बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक बार के लिए इस स्टॉक से निकल जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप सर नतीजों वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं या बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर बातचीत करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें HAL है, उसमें मजगांव डॉक है जिसके नंबर्स आने वाले हैं, उसमें ओला इलेक्ट्रिक भी है जिसकी हमने बातचीत करी है, ग्लेनमार्क फार्मा बहुत अच्छा चला है उसके भी नंबर्स आने वाले हैं, फैक्ट की बात हमने कर ली, NFL के नंबर्स आने वाले हैं, और कुछ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं। आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें ट्रेडर्स का बहुत अच्छा रुझान रहता है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, EID पैरी, ये शुगर स्टॉक है, जैकॉप, पॉलीप्लेक्स जिसके हमने ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा, और सीक्वेंट साइंटिफिक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आज के सेशन में आते हुए नजर आएंगे। कोई ऐसा स्टॉक सर जो आपके रडार पे हो, क्योंकि ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है? देखिए मैं इस बार अपनी स्ट्रैटेजी से ही परेशान हो गया हूँ, और परेशान इसलिए हो गया हूँ, मैं क्यों इस बार रिजल्ट पसंद नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि रिजल्ट के दिन अब इन सारे स्टॉक्स में आती है गिरावट, अब इसलिए थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जब HAL, मैस्डॉक और यहाँ पर GMR इंफ्रा जिसको आपने लिख रखा है, इनके रिजल्ट आ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, क्योंकि लोग इस पे भरोसा करके काफी स्टॉक उठा रखे हैं, तो थोड़ा डिप तो आ सकता है, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। लेकिन उम्मीद है कि खरीदने का मौका यहाँ पर मिलेगा, तो इन स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए। बाकी रिलायंस पावर 28 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा, स्टॉक बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं है, और कहने पे भी आप काटोगे नहीं, ये मुझे पता है, तो इसलिए फिलहाल आप उसका लो लेवल भी देखो और हाई लेवल का इंतजार करो, 38 के आसपास आएगा तो देखेंगे। तीसरा, ईद पैरी की बात करें तो देखिए इस समय चूंकि एथेनॉल का लेकर के एक मोमेंटम जारी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी तेजी रहेगी, और रिलायंस इंफ्रा को भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी फ्रेश स्टॉक पे पोजीशन मत बनाइएगा, लेकिन जिनमें बने उनमें बने रहिए, थोड़ा सा रिजल्ट का डिप की तैयारी कर लीजिए। सर ये एक्चुअली मेरा ये सवाल पूछने का कारण जो आपने पहले हिस्से में एड्रेस किया वही था, वो HAL और मजगांव डॉक में जो आप कह रहे हैं कि और गिरावट आएगी, अगर आप कंफर्टेबल हों तो अगर गिरावट होनी है आप कह रहे हैं नंबर्स के बाद, या फिर ओवरऑल भी वैसे भी जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, कोई ऐसे टेंटेटिव लेवल्स जिसका इंतजार करें, या फिर उन लेवल्स को देखें तो इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं HAL और मजगांव डॉक की जहाँ तक बात है? बहुत अच्छा सवाल आपने जरूर किया है। देखिए इस समय मैं आपको बताऊं ना, तो मैं इन स्टॉक्स को अगर देखता हूं तो होता क्या है, इन स्टॉक्स में रैली जब आती है तो मौका नहीं देती है, और जब मौका होता है तो हम खरीदने से डरते हैं, तो इन्हीं वजह से लोग जो है इन स्टॉक्स को काफी मिस कर जाते हैं। लेकिन अब चूंकि रिजल्ट की बात है, तो मैं
इन स्टॉक्स पे एक बार चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एचएएल की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, एचएएल चल रहा है 4700 रुपए। मैंने इसको, आपको मैं बताऊं, मैंने 4500 रुपए पे इसको बाय की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन 4700-4800 का भाव देखने के बाद भी प्रॉफिट बुक करने की राय नहीं दी, क्योंकि मेरा टारगेट इस पे 8000 रुपए का है 1 साल का। तो आधे दाम पे है, मैं कहाँ बुक करने की अभी राय दूंगा। अगर मोमेंट्री देखते तो भी 5500 तक के लेवल है। डिप पे कितना आएगा, वही डिप आपको फिर दिखाई देगा जो आप 4500 देख रहे हैं, या 4650 कह लीजिए। आता है तो फिर से खरीदारी करने का मौका है। रिस्क यहां पर काफी कम हो जाता है, रिवॉर्ड ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मैजडॉक की बात कर ले, मैजडॉक भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन डिप जो दिखाई देगा वो 4700 के आसपास तक दिखाई देगा। लेकिन आपको एवरेज करना है या फ्रेश बाय करना है तो 4650 और 4700 के बीच का मौका छोड़िएगा नहीं, इस बार लीजिएगा जरूर। आपको लंबे समय पे अच्छे रिटर्न देते हुए नजर 4650 और क्या बोला सर आपने दूसरा लेवल? सॉरी, 4700। 4650 और 4700 के बीच में आता है तो मझगांव डॉक में भी आपको खरीदारी करके चलना है। और एचयूएल जो कि 4700 रुपये के आसपास है, 4650 और उसके बाद 4500 रुपये तक आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जो शुरुआती टारगेट्स हैं वो 5500 के हैं और इवेंचुअली 1 साल के जो टारगेट है वो 8000 के हैं, अभी भी इंटैक्ट हैं। रवि सर हमें पहले भी कई बार शेयर कर चुके हैं। 8000 के 1 साल के टारगेट के साथ आप चाहें तो 4500 4650 ये रेंज है। इस रेंज के बीच में आपको एचयूएल मिलता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो भले ही आपको स्क्रीन पे लाल दिखे, कोई भी बाजार का सेंटीमेंट खराब हो, तो आपको चूकना नहीं है, मिस नहीं करना है इस बार अपॉर्चुनिटी को। एचएएल को खरीदना है, 1 साल में 8000 रुपये तक जा सकता है। आखिरी सवाल सर आपसे, काफ़ी ज़्यादा समय मैंने ले लिया। आज चूंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि पोर्टफोलियो को घाटे से आज़ादी दिला सकते हैं, जिनमें हरा निशान आता हो दिखेगा? दो स्टॉक यहाँ पे हरे निशान की तरफ मूव कर सकते हैं। पहला है पीटीसी इंडिया, जो कि 208-209 रुपए पे चल रहा था, वापस से 222 रुपए की सवारी कर सकता है। दूसरा स्टॉक आपका फेवरेट है जो है मारिको, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है, अपसाइड में 680 रुपए तक जा सकता है। तो आप ये दोनों की सवारी करिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा सुरक्षित करिए, जो कि आपके लिए आगे फायदेमंद हो सकता है। ओके, तो 680 रुपये का टारगेट है मैरिको में, और इसके साथ साथ दूसरा नाम है पीटीसी इंडिया जो कि 208 रुपये के आसपास है। इसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दो नाम हैं जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, जो कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको घाटे से आपके पोर्टफोलियो को आज़ादी दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आज सुबह हमारे साथ शामिल होने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है। जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी, मेरे पर्सनल अकाउंट पे कोई भी स्टॉक्स नहीं है। इनफैक्ट मेरा डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है। और लेकिन हाँ, आप लोगों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, मेरे क्लाइंटों को भी ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करते हुए आप आज जो है वो यहाँ पर स्टॉक में ट्रेड करें। और घबराने की जरूरत नहीं है। लाल रंग के बाद जब हरा रंग चढ़ता है तो उसकी खुशी एक अलग ही मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक जाते जाते आपके जो पिक्स है वो एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। पीटीसी इंडिया जो आपने बताया है, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी 208 रुपये के आसपास है, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और दूसरा नाम है मैरिको का, यहाँ पे अगर आप खरीदारी करके चलते हैं, पीटीसी इंडिया का टारगेट आप देख लीजिए 222 रुपये का है, और मैरिको में अगर आप खरीदारी करके चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो टारगेट प्राइस है वो 680 रुपये का होगा, 659 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आपको अवेलेबल नज़र आ रहा है। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। ये तो थी हमारी खास पेशकश जो कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर थी। रवि सर हमारे साथ जुड़े थे, आपको निफ्टी की कॉल पुट की स्ट्रैटेजीज भी बताई गई हैं, सुबह के लिए भी और 2 बजे तक के लिए भी। कैसे आपको अप्रोच करना है बाजार को वो आपको बताएंगे, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं और वो आपके लिए लेकर आते हैं बीच बाजार। उसमें छोटे मझोले स्टॉक्स पे तो फोकस होता ही है, और नतीजों का जो लास्ट सीजन है, ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह की पोजीशनिंग बन रही है, वो भी आपके साथ वो डिटेल में शेयर करते हैं। तो जुड़ना मत भूलिए सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। हमारा इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए जो घाटा है उससे आज़ादी वाला होगा और आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अब आपसे शुक्रवार को सुबह मुलाकात होगी, क्योंकि कल बाजार इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बंद है। तब तक के लिए नमस्कार।